लास्ट क्लास में हमने डिस्कशन किया लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशंस के बारे में, राइट। और अभी केमिकल कम्बिनेशंस के बारे में आपकी राय और बेहतर हो जाएगी जब आप इसके आगे के टॉपिक्स के बारे में पढ़ोगे। तो नेक्स्ट टॉपिक इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मोल कॉन्सेप्ट। तो मोल कॉन्सेप्ट पर मूव करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे। और आपके सामने स्क्रीन पर डाल्टन साहब का एटॉमिक थ्योरी, नाम सुना होगा, जॉन डाल्टन, राइट। तो एटम के बारे में जॉन डाल्टन क्या राय रखते थे, क्या उनकी थ्योरी कहती थी, उसके बारे में हम वन बाय वन बात करेंगे, राइट। फर्स्ट पॉइंट में डाल्टन साहब कह रहे हैं कि मैटर जो है इज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल, बहुत छोटे छोटे, इनडिवाइजेबल, जिनको डिवाइड नहीं कर सकते हो, इनडिस्ट्रक्टेबल, डिस्ट्रक्ट नहीं कर सकते हो उनको, अल्टीमेट पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। कि कोई भी मैटर आपके सराउंडिंग में जितनी भी चीज़ें हैं वो सब मैटर हैं, और वो बहुत छोटे छोटे इनडिवाइजेबल पार्टिकल से मिलके बने हैं। जैसे आपके पास मान लीजिए एक आयरन की सीट है, यस, तो ठीक है, ये आयरन की सीट ढेर सारे छोटे छोटे आयरन के पार्टिकल से मिलके बनी है। लेकिन इन पार्टिकल को इनडिवाइजेबल कहना मॉडर्न साइंटिस्ट को ठीक नहीं लगा, तो उन्होंने ये कहा कि भाई एटम इनडिवाइजेबल नहीं है, इसको आप फर्दर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में डिवाइड कर सकते हो। और ये बात से आप सब भी सहमत होंगे, बिल्कुल ठीक है कि एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना है, तो उसको डिवाइड किया जा सकता है। तो पहला जो पॉइंट था वो ऑब्जेक्शनेबल था। साहब ने कहा कि मैटर जो है वो स्मॉल है, इनडिवाइजेबल है, बिल्कुल मैटर का स्मॉलेस्ट पार्टिकल एटम इनडिवाइजेबल कहा उन्होंने। लेकिन अब हम कह रहे हैं कि जिसको वो इनडिवाइजेबल कह रहे थे उसको फर्दर डिवाइड किया जा सकता है। क्लियर है? सो डाल्टन साहब के अनुसार एटम इनडिवाइजेबल था, मॉडर्न थ्योरी कहती है कि एटम डिवाइजेबल है। एनी प्रॉब्लम? ओके, मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। डाल्टन साहब ने कहा कि एक एलिमेंट के जो एटम होते हैं वो सारे एटम बिल्कुल आइडेंटिकल होंगे। आइडेंटिकल का मतलब एक जैसा, शेप में, साइज में, मास में, केमिकल प्रॉपर्टी में बिल्कुल सेम मिलेंगे आपको एक ही एलिमेंट के एटम। वो कहते हैं कि नेचर में जितना भी आयरन है वो सब के आयरन के जो एटम हैं वो आप कहीं से भी ले लीजिए, चाहे वो इंडिया से ले लीजिए, चाहे वो चाइना में मिले, चाहे अमेरिका में मिले, चाहे किसी और अदर प्लेनेट के ऊपर मिले, वो सेम ही होंगे। लेकिन उस पर क्या ऑब्जेक्शन है ये देखिए। हाइड्रोजन के कुछ डिफरेंट एटम्स को स्टडी किया गया। एक एटम हाइड्रोजन का मिला इस फॉर्म में 1H1, 1 एटॉमिक नंबर, और ऊपर वाला 1 एटॉमिक मास। अभी हम नंबर और मास पे भी बात करेंगे। दूसरा एटम 1H2 के फॉर्म में भी मिला, जिसका एटॉमिक नंबर तो सबका सेम है लेकिन मास नंबर उसका डिफर था। और जो तीसरा था 1H3, एक ही एलिमेंट के एटम, उनका मास नंबर डिफरेंट। तो डाल्टन साहब का जो थ्योरी था कि सेम एलिमेंट के एटम आइडेंटिकल होते हैं शेप, साइज, मास में, वो थ्योरी फेल हुआ यहाँ पर भी। उस पॉइंट पे भी ऑब्जेक्शन था कि हाइड्रोजन का एग्जांपल्स लेके आपको बताया कि हाइड्रोजन के जो एटम हैं वो डिफरेंट मास रख रहे हैं। और ऐसे पॉइंट को हम अपनी केमिस्ट्री में किसका नाम देते हैं? आइसोटॉप्स का नाम देते हैं। आइसोटॉप्स, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट। और जब सेम एलिमेंट के एटम है ना, तो कहने की ज़रूरत ही नहीं है कि एटॉमिक नंबर सेम होगा, वो सेम ही होगा। सेम एलिमेंट, सेम एटॉमिक, बट डिफरेंट मास नंबर। सो आइसोटॉप को कैसे डिफाइन करोगे? एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट विद डिफरेंट मास नंबर। तो डाल्टन साहब का सेकेंड पॉइंट भी ऑब्जेक्शनेबल था। थर्ड पॉइंट पे चलिए। थर्ड पॉइंट में डाल्टन साहब कह रहे हैं कि डिफरेंट एलिमेंट के जो एटम हैं वो बिल्कुल डिफर होते हैं मास में, प्रॉपर्टीज में। चेक कीजिए, एक और एग्जांपल आपके सामने, 18 आर्गन 40 और 20 कैल्शियम 40। ये दोनों ही दो डिफरेंट एलिमेंट के एटम हैं। डिफरेंट के हैं तो डेफिनेटली एटॉमिक नंबर तो डिफरेंट होगा ही होगा, लेकिन दोनों का मास नंबर सेम है। तो डाल्टन साहब का थर्ड पॉइंट भी ऑब्जेक्शनेबल है। उन्होंने कहा था डिफरेंट एलिमेंट के एटम है तो सब कुछ डिफरेंट होगा, लेकिन यहाँ पर आपके पास एक ऐसा एग्जांपल है जहाँ डिफरेंट एलिमेंट
के एटम सेम मास नंबर शो कर रहे हैं, और इसको आप केमिस्ट्री में क्या कहते हो, आइसोबार। एटम्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट के एटम विद सेम मास नंबर, जिनका मास नंबर सेम है, दीज आर कॉल्ड आइसोबार। तो थर्ड पॉइंट भी। फोर्थ पॉइंट का कि एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट दैट टेक पार्ट इन केमिकल कॉम्बिनेशन। ये पॉइंट उनका ठीक था कि किसी भी एटम, बिल्कुल ठीक है कि एटम जो है, कोई भी मैटर है, वो छोटे छोटे एटम से मिलके बना है, और एटम जो है वो भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलके बना है। लेकिन जो स्मॉलेस्ट पार्ट होता है, पार्टिकल होता है, जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, वो आपका एटम ही होता है। तो हमारा पहला पॉइंट ऑब्जेक्शनेबल था, दूसरा ऑब्जेक्शनेबल था, तीसरा ऑब्जेक्शनेबल था, लेकिन चौथे पर हमारी बहुत सहमति है। राइट। नेक्स्ट पॉइंट, एटम ऑफ टू और मोर एलिमेंट कंबाइन इन ए फिक्स्ड रेशियो टू फॉर्म कंपाउंड। बिल्कुल ठीक है कि दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट आपस में कंबाइन होते हैं, फिक्स रेशियो में कंबाइन होते हैं, राइट, और अपना कंपाउंड बनाते हैं। जैसे H2O है तो 2:1, CO2 है 1:3, NH3 है 1:4। लेकिन बहुत बार ये रेशो सिंपल रेशो नहीं होता। जैसे शुगर का फॉर्मूला C12H22O11, यहाँ पर जो रेशियो है 12:22:11, ये एक सिंपल रेशियो नहीं है। तो ध्यान रखेंगे कि किसी भी कंपाउंड के अंदर एलिमेंट्स जो है उनका जो रेशियो होता है वो फिक्स ही होता है, लेकिन वो हमेशा रेशियो सिंपल नहीं होता है, ये भी हमें ध्यान रखना है। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट, एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग एनी फिजिकल और केमिकल चेंज। बिल्कुल ठीक है कि किसी फिजिकल और केमिकल चेंज में एटम को ना बनाया जा सकता है ना नष्ट किया जा सकता है, लेकिन न्यूक्लियर चेंज में हम लोगों ने, जब मैंने चैप्टर को शुरू किया था तभी बात किया था कि यूरेनियम के ऊपर जब न्यूट्रॉन का बॉम्बरमेंट किया जाएगा तो वो डिफरेंट एटम्स के अंदर टूट जाएगा। समझ में आगे नहीं आ गया? ठीक है, अलग अलग एटम्स के अंदर उसका टूटना, सीजियम और फ्रेंजियम के अंदर उसका टूटना बताया था, क्रिप्टॉन के अंदर उसका टूटना बताया था। तो यहाँ यूरेनियम है, यहाँ सीजियम है। ये न्यूक्लियर चेंज में ऐसा पॉसिबल है, फिजिकल और केमिकल चेंज में पॉसिबल नहीं है, ये भी ध्यान रखेंगे। उसके बाद लास्ट पॉइंट में कह रहा है कि केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व ओनली कम्बिनेशन, सेपरेशन एंड रीअरेंजमेंट। बिल्कुल ठीक है, रिएक्टेंट में जो एटम है वही एटम तो आपको प्रोडक्ट में मिलने हैं। तो केमिकल चेंज में तो एटम्स का क्या क्या होता है, रीअरेंजमेंट होता है, सेपरेशन होता है, कम्बिनेशन होता है, यही चीज़ें तो होती हैं। ठीक है, लेकिन न्यूक्लियर चेंज में नए एटम्स बनते हैं, नए एटम की फॉर्मेशन होती है। तो ये पॉइंट भी हमें ध्यान रखना है। तो डाल्टन साहब के सभी पॉइंट्स को एक बार फिर से स्टडी कर लीजिए। उन्होंने मैटर को जिस स्मॉलेस्ट इनडिवाइजेबल पार्टिकल से मिलकर बनना बताया था, एटम कहा था, वो फर्दर डिवाइजेबल मिला। दूसरा उन्होंने कहा था कि सेम एलिमेंट के एटम सेम होते हैं, लेकिन बाद में पता चला कि आइसोटोप्स के केस में ये थ्योरी फेल हुई। उन्होंने कहा डिफरेंट एलिमेंट के एटम डिफरेंट होते हैं, लेकिन आइसोबार के केस में ये थ्योरी फेल हो गई। उनका कहना ठीक था, एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो केमिकल कम्बिनेशन में भाग लेता है। दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट फिक्स्ड रेशियो में कंबाइन होकर कंपाउंड बनाते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो रेशियो सिंपल हो, वो रेशियो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स भी हो सकती है। एटम नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ये फिजिकल और केमिकल चेंज में बिल्कुल ओके है, लेकिन न्यूक्लियर चेंज में ठीक नहीं है। केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व ओनली कम्बिनेशन, सेपरेशन एंड रीअरेंजमेंट, बिल्कुल ठीक है, ये सभी चीज़ें ही होती हैं, लेकिन न्यूक्लियर चेंजिंग में नए एटम की फॉर्मेशन भी होती है। सो दिस इज द डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। अब डाल्टन साहब की एटॉमिक थ्योरी के बाद हम लोग बात करेंगे एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, इसकी अवधारणा के ऊपर। So the next topic is atomic mass। दोनों चीज़ों का जिक्र करेंगे और अगले चैप्टर में डिटेल में भी पढ़ेंगे कि एटॉमिक मास को जानने से पहले आप लोग एटम के बारे में थोड़ा समझ लीजिए कि एटम जो है वो 3 सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बना है। किसी को कोई डाउट्स नहीं है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन।
राइट। और ये जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैं, इनके बारे में अगर हम बात करें, ये जो 3 पार्टिकल हैं, दीज आर इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। इन सब के रिप्रेजेंटेशन पे अगर आप लोग बात करो तो इनके चार्ज पे बात करते हैं। सबसे पहले चार्ज, मैथमेटिकल वैल्यू कितना है वो हम आगे बात कर लेंगे, राइट। रिप्रेजेंटेड वैल्यू जो है वो सबको पता है, इलेक्ट्रॉन का -1 चार्ज। अगले चैप्टर में स्ट्रक्चर ऑफ एटम में सबसे पहले यही पढ़ना है, राइट। लेकिन यहाँ थोड़ा सा जानना जरूरी है, प्रोटॉन जो है उस पर +1 यूनिट चार्ज है हर प्रोटॉन पर, और न्यूट्रॉन एक ऐसा पार्टिकल है जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, दिस इज नो चार्ज, राइट। मास के बारे में बात करें, इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम, ना के बराबर माना गया है। कितना माना गया है अगले चैप्टर्स में बहुत डिटेल में आपको पढ़ाया जाएगा कि कितना माना गया है, राइट। लेकिन नेग्लेज ऐसी कोई चीज़ नहीं होती भाई जो है और उसका मास नहीं है, ये तो मान के चलिए। एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव सम मास इज कंसिडर्ड अमंग मैटर। और कोई भी चीज़ किसी चीज़ से मिलकर बना है तो डेफिनेटली उसका खुद का कुछ ना कुछ मास तो होगा ही होगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन नेग्लेजिबल मास कहा गया है, नहीं कहा गया। प्रोटॉन जो है उसका मास 1 यूनिट, एक प्रोटॉन का मास 1 यूनिट, और एक न्यूट्रॉन का मास भी 1 यूनिट माना गया है। दिस इज ए पॉइंट, क्लियर पॉइंट। तो ये चीज़ें हमें थोड़ा पता होना चाहिए कि किसी भी एटम के अंदर 3 तरह के पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, राइट। चार्ज इलेक्ट्रॉन पर -1 यूनिट, प्रोटॉन पर +1 यूनिट, और न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है, राइट। लेकिन मास की बात करें तो इलेक्ट्रॉन नेग्लेजिबल मास का एक सब एटॉमिक पार्टिकल है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, एक प्रोटॉन 1 यूनिट, एक न्यूट्रॉन 1 यूनिट मास को रिप्रेजेंट करते हैं। ये भी हम सबको पता होना चाहिए, क्लियर। अब आगे हम डिस्कशन करेंगे इसी पॉइंट को थोड़ा सा डिटेल में ले जाकर, कि थोड़ा सा समझ लीजिए, थोड़ा स्पेस बना लेते हैं चीज़ों को ताकि रिप्रेजेंटेशन में हमें बिल्कुल भी दिक्कत ना आए। ओके, सो दिस इज अ रिप्रेजेंटेशन फॉर यू। अब हम बात करते हैं चार्ज ऑन एटम। किसी भी एटम पर जो चार्ज है उस चार्ज के बारे में बात करते हैं भाई हम, राइट, कि कितना चार्ज है, और फिर हम मास पे बात करेंगे। धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे, छोटी छोटी चीज़ें। चार्ज, अब आपको पता है भाई एटम 3 ही तो पार्टिकल से मिलके बना है, इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। 3 ही तो पार्टिकल है जिनसे मिलके एटम बना है। तो एटम का चार्ज वही होगा जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज, प्रोटॉन का चार्ज और न्यूट्रॉन का चार्ज, तीनों का सम बनता है। सबको पता है किसी पर पॉजिटिव चार्ज, किसी पे नेगेटिव चार्ज, राइट। तो अगर नेगेटिव ज़्यादा हुआ तो आपके उस एटम पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव ज़्यादा हुआ तो पॉजिटिव आ जाएगा, बराबर हुआ तो कोई चार्ज नहीं होगा। तो टॉपिक है हमारा चार्ज ऑन एटम। ध्यान रखिएगा भाई कि ये एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है कि एटम जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का मतलब है कि उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता, किसी एटम पर कोई भी चार्ज नहीं होता। अब इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल शब्द का मतलब कोई क्या समझे कि भाई कोई चार्ज नहीं होता, इसका क्या मतलब निकला? इसका सीधा सा मतलब निकला कि टोटल पॉजिटिव चार्ज। भाई तीनों पार्टिकल हैं, तीनों पार्टिकल है, इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन भी हैं और नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन भी हैं। तो अब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही मौजूद हैं और फिर कोई चार्ज नहीं है। इसका मतलब क्या निकला कि टोटल पॉजिटिव चार्ज इक्वल है किसके? बिल्कुल टोटल नेगेटिव चार्ज के। पॉइंट क्लियर है? टोटल नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज के क्लियर हो गया। और टोटल पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज के इक्वल कब होगा? जब सीधा सा मामला है भाई, क्योंकि 3 पार्टिकल से मिलके कोई भी एटम बना है। किसी को कोई डाउट नहीं है इस चीज़ को लेकर भी कि कितने पार्टिकल से मिलके बना है। 3 ही पार्टिकल से मिलके बना है। 3 पार्टिकल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। अब समझना इस पॉइंट को ध्यान से
कि इलेक्ट्रॉन जो है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन है उस पर पॉजिटिव चार्ज है, और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं है। तो न्यूट्रॉन को तो भूल जाइए आप। तो जब भी आप चार्ज के बारे में बात करोगे ना, एटम के चार्ज के बारे में, तो आप केवल इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे फोकस करोगे। ध्यान रखना, न्यूट्रॉन का कोई ध्यान नहीं रखना है आपको, वहीं से क्लियर होगा, उस चीज़ को छोड़ दीजिए। अब बात आता है, क्योंकि एटम पर कोई चार्ज नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो नेगेटिव चार्ज है ये मैग्नीट्यूड में पॉजिटिव चार्ज के बराबर होना चाहिए। क्लियर सी बात है, तभी एटम पे कोई चार्ज नहीं होगा। और नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज के बराबर होना चाहिए। और हमने अभी पढ़ा कि एक इलेक्ट्रॉन पर एक नेगेटिव चार्ज है, तो और एक प्रोटॉन पे एक पॉजिटिव चार्ज है, तो फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर होना चाहिए किसके? नंबर ऑफ प्रोटॉन के। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन के किसी एटम में बराबर है तो उस पर कोई भी चार्ज नहीं होगा। क्लियर है? फिर से सुन लीजिए, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन बेसिक्स यहीं से शुरू हो रहा है कि एटम 3 पार्टिकल से मिलकर बना है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। सबसे पहले हम बात करें चार्ज, फिर हम मास पे आ जाएंगे। तो किसी भी एटम के चार्ज पे बात करें तो हम न्यूट्रॉन की बात नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है। हम 2 पार्टिकल पे बात करेंगे। अब हम सबको पता है भाई कि एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, मतलब उसके ऊपर ओवरऑल कोई चार्ज नहीं होता। और जब ओवरऑल कोई चार्ज नहीं होता और 2 चार्ज्ड पार्टिकल से मिलके बना है, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसमें टोटल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इक्वल। और टोटल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इक्वल ये तभी संभव है जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल हो किसके? नंबर ऑफ प्रोटॉन के। क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन -1 यूनिट चार्ज, एक प्रोटॉन +1 यूनिट चार्ज। क्लियर पॉइंट? सो आगे बात करते हैं। तो भाई मामला चार्ज पे ही चल रहा है। तो अब एक बात क्लियर है कि किसी भी एटम के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल होंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन के, तभी वो एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रह पाएगा नंबर ऑफ प्रोटॉन के। और उससे क्या होगा भाई कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल होंगे तो सीधा सा मामला है कि नेगेटिव चार्ज इक्वल हो जाएगा किसके? पॉजिटिव चार्ज के। और नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज के इक्वल हो जाएगा, तो इसका सीधा सा मतलब है एटम के ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा, एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। क्लियर है पॉइंट? ठीक है। लेकिन अगर समहाउ इन केमिकल चेंज, किसी भी केमिकल चेंज में, बिल्कुल ध्यान रखिएगा, किसी भी केमिकल चेंज में क्या हुआ कि एटम अपना इलेक्ट्रॉन लॉस कर दे, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इसका मतलब हुआ कि जितना इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, अब क्लियर सा मामला है, इलेक्ट्रॉन की संख्या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करने पर क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इस पे तो किसी को कोई डाउट नहीं है। इलेक्ट्रॉन लेस हो जाएंगे किससे? प्रोटॉन से। इलेक्ट्रॉन लेस प्रोटॉन से। अब मामला कहाँ आकर रुक गया? इलेक्ट्रॉन लेस है प्रोटॉन से, और हर इलेक्ट्रॉन पर -1 यूनिट चार्ज है, हर प्रोटॉन पर +1 यूनिट चार्ज है। इसका मतलब जितने प्रोटॉन फालतू उतना ही प्लस यूनिट चार्ज ज़्यादा हो जाएगा, और आपका कैसा आयन बन जाएगा? पॉजिटिव आयन बन जाएगा भाई। वो एटम नहीं रहेगा, अब उसको क्या कहेंगे? पॉजिटिव आयन कहोगे, जिसको आप केमिस्ट्री में कैटायन के नाम से जानते हो। जितना इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा उतना ही इलेक्ट्रॉन कम होगा, और उतना ही आपका उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। लोअर क्लासेस में बहुत पढ़ा है आपने इस बात को। क्लियर हो गया? जैसे एल्यूमिनियम अगर 3 इलेक्ट्रॉन्स लॉस करता है, एल्यूमिनियम लॉस 3 इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर हो गया? तो कितना इलेक्ट्रॉन लॉस करे एल्यूमिनियम? 3 इलेक्ट्रॉन्स लॉस करे। सो एल्यूमिनियम एक्वायर, Al acquire a 3 positive charge, right? 3 positive charge, right? Along with 3 electrons.
क्लियर हो गया। तो 3 पॉजिटिव चार्ज, इस एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव का सीधा सा मतलब है कि एल्यूमिनियम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो 3 कम हैं, किससे? प्रोटॉन से। तो जब कहीं भी ये सीन बन जाए कि 3 इलेक्ट्रॉन्स किसी के अंदर कम हो गए और मामला यहाँ आके रुक गया कि उसके अंदर 3 प्रोटॉन ज़्यादा हैं, तो 3 इलेक्ट्रॉन कम है, तो क्योंकि शुरू में तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर थे, और जब 3 इलेक्ट्रॉन लॉस हो गए तो फिर क्या ज़्यादा हो गया? 3 प्रोटॉन। इसका मतलब क्या चार्ज हुआ? मोर प्लस 3 यूनिट चार्ज, 3 यूनिट चार्ज। तो बहुत सिंपल सी बात थी, आपको पता भी है। तो आप सबको पता है भाई, कैटायन आर फॉर्म्ड बाई लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से कौन सा आयन बनता है? कैटायन बनता है। जितना इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा उतना ही पॉजिटिव चार्ज आएगा। क्लियर है? तो आप इस चीज़ को मेंशन करिए, आर फॉर्म्ड बाई लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करते ही कितना चार्ज आ जाएगा? 1 इलेक्ट्रॉन्स, बोलिए, प्लस 1 यूनिट चार्ज। क्लियर है पॉइंट? प्लस 1 यूनिट चार्ज। 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करते ही, लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब 2 इलेक्ट्रॉन कोई लॉस कर दे तो फिर 2 इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन कम का मतलब 2 चार्ज प्लस एक्स्ट्रा। So clearly it acquire positive 2 charge, it acquire positive 2 charge. Similarly, loss of 3 electrons gives plus 3 unit charge. तो it is very simple कि कोई भी एटम जो होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर होते हैं, राइट। जैसे ही कोई एटम इलेक्ट्रॉन लॉस करता है उसके इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं, प्रोटॉन उसमें जितने उतने ही रहेंगे, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा है किससे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। पर 1 इलेक्ट्रॉन पर प्लस 1 चार्ज, 1 इलेक्ट्रॉन पर माइनस 1 चार्ज, 1 प्रोटॉन पर प्लस 1 चार्ज इक्वल होंगे तो न्यूट्रलाइज कर देंगे। इलेक्ट्रॉन कम हो गए तो आपके प्रोटॉन ज़्यादा हैं। सिमिलरली अगर कोई भी एटम आपका गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करता है तो फिर क्या होगा? अब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर हो गया तो फिर सीधा सा मामला है, इलेक्ट्रॉन्स का नंबर ज़्यादा हो जाएगा किससे? प्रोटॉन से। अब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गया प्रोटॉन से तो भाई सीधा सा हम कह सकते हैं कि क्या ज़्यादा हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो आपका नेगेटिव चार्ज ज़्यादा हो जाएगा। क्या ज़्यादा हो जाएगा? नेगेटिव चार्ज। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? बिल्कुल स्टोरी को आप यूँ समझ लीजिए, क्लोरीन है और आप इस क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन दे दीजिए, प्लस इलेक्ट्रॉन। सो ऐसी कंडीशन में क्लोरीन जिस चार्ज को ऑक्यूपाई करेगा वो -1 यूनिट चार्ज होगा भाई। 1 मिनट, क्लोरीन जिस चार्ज को ऑक्यूपाई करेगा वो कितना होगा? -1 यूनिट। सो यू कैन रिप्रेजेंट एज -1, क्लोरीन -1, ये -1 ऊपर ही मेंशन कर देगा। क्लियर हो गया? सो अगर मान लीजिए कोई एटम 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, सल्फर प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, सो व्हाट आर द चेंजेस टेक्स प्लेस? क्या लिखेंगे उसको भाई हम? 2 इलेक्ट्रॉन अगर गेन करता है तो फिर सल्फर के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज आएगा। दैट इज क्लियर? सल्फर एक्वायर ए -2 चार्ज। क्लियर है पॉइंट? इसी तरह से मान लीजिए कोई 3 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, इस तरह से जो आयन बनता है उसे हम एनायन कहते हैं भाई। क्या कहते हैं? एनायन। तो जितना इलेक्ट्रॉन लॉस करोगे उतना ही इलेक्ट्रॉन कम, प्रोटॉन ज़्यादा, पॉजिटिव चार्ज जो ज़्यादा उसी का चार्ज। अगर इलेक्ट्रॉन गेन करोगे तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा, प्रोटॉन कम, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा तो नेगेटिव चार्ज। सो दिस इज द थ्योरी रिलेटेड टू द चार्ज ऑफ एन एटम, राइट। तो एटम के ऊपर नेचुरली कोई चार्ज नहीं होता, लेकिन जब वो इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन करता है तो वो चार्ज को एक्वायर करता है
और वो चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। अब बात आती है मास ऑफ एटम। मास ऑफ एटम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर सिलेबस एंड हाउ इट इज़ इम्पोर्टेंट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हम मास को किस तरीके से पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले आप लोग मास पर जाने से पहले थोड़ा सा दो चीज़ों पर फिर से एक बार रिपीट कर लीजिए कि किसी भी एटम के मास के बारे में बात करेंगे तो किस पे बात करते हैं। अब प्रश्न आता है इलेक्ट्रॉन पे बात मत कीजिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेग्लिजिबल मास का पार्टिकल है। एक प्रोटॉन 1 यूनिट मास, एक न्यूट्रॉन 1 यूनिट मास। आप लोग प्रोटॉन पे बात कीजिए और न्यूट्रॉन पे बात कीजिए। आप लोग जब भी एटम के मास के बारे में बात कर रहे हो आप इलेक्ट्रॉन पे बात मत कीजिए। इसका मतलब सोडियम जिसका एटॉमिक मास 23 था, उसने एक इलेक्ट्रॉन लॉस करके सोडियम पॉजिटिव बनाया। यानी पॉइंट सोडियम गिव्स सोडियम पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन। इस सोडियम का एटॉमिक मास 23 यूनिट है, इसका मास भी 23 यूनिट ही है, क्योंकि उसने नेग्लिजिबल मास के पार्टिकल को लॉस किया है। तो मास चेंज नहीं होगा कभी भी। अगर क्या चेंज हो जाए, इलेक्ट्रॉन चेंज हो जाए, लेकिन अगर चेंज हो जाए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो फिर मास चेंज हो जाएगा, क्योंकि उनका अपना एक मास होता है। क्लियर हो गया? अब हम बात करते हैं मास ऑफ एन एटम के बारे में। और मास ऑफ एन एटम किस पे डिपेंड करता है? मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन। अब यहाँ एक बड़ा कन्फ्यूजन होता है, मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन। तीन अलग अलग चीज़ों के बारे में अलग अलग बात करेंगे। तो इस मास ऑफ एटम के इस शब्द को अभी आप भूल जाओ थोड़ी देर के लिए कि मास ऑफ एटम केवल इसी चीज़ से रिप्रेजेंट किया जाएगा। तीन अलग अलग पॉइंट। एक है मास नंबर, दैट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। मास नंबर किस चीज़ को कहते हैं? एक संख्या। द नेक्स्ट वन इज एटॉमिक मास। एंड द नेक्स्ट वन इज, और यहीं से हम अपना मोल कॉन्सेप्ट में एंटर कर जाएंगे, ग्राम एटॉमिक मास। समझते जाइए, तीन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं तुम्हारे लिए मोल कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। इनको समझ जाओगे तो आपकी बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। क्योंकि मोस्टली क्या होता है, जब स्टूडेंट मोटा मोटा पढ़ते हैं तो वो इन तीनों को एक ही चीज़ समझ लेते हैं। एक्चुअली मास नंबर बहुत सिंपल है, क्योंकि एक प्रोटॉन 1 यूनिट मास को शो करता है, एक न्यूट्रॉन 1 यूनिट के मास को शो करता है। तो किसी भी एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ही उसका मास नंबर कहलाता है। एटॉमिक मास नहीं है, ध्यान रखना। ये क्या कहलाता है? मास ऑफ नंबर ऑफ अरे नंबर का सब मास कैसे हो सकता है ये बताइए। इसलिए उसको मास नंबर कहा गया है, संख्यात्मक मास कहा गया है। यानी टोटल प्रोटॉन की संख्या और टोटल न्यूट्रॉन की संख्या जोड़ दीजिए तो वो एटॉमिक मास नहीं है, वो क्या कहलाता है? मास नंबर कहलाता है। ध्यान रखना है आपको। क्लियर पॉइंट? सो मास नंबर इज वेरी सिंपली डिफाइन एज द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन एन एटम। दैट्स क्लियर? चलिए, अब अगला पॉइंट आता है। एक बात क्लियर हो गया, एटॉमिक मास किसको कहते हैं। तो जब अर्लियर टाइम्स में साइंटिस्ट ने एटम के मास को मेजर करने की कोशिश की तो उन्होंने एक बेस एलिमेंट लिया, और वो बेस एलिमेंट था कार्बन। और उस कार्बन का जो एटॉमिक मास था वो था 12, राइट? क्योंकि कार्बन एक बहुत कॉमन एलिमेंट है, उसका एटॉमिक मास था 12। तो साइंटिस्ट ने क्या किया भाई, उस कार्बन 12 के एटॉमिक मास का 1/12 निकाला। 1/12 मेजर किया भाई। क्या मेजर किया? 1/12। अब आप एक बात बताइए
कि किसी चीज़ का एटॉमिक मास 12 है और उस 12 एटॉमिक मास वाले को का 1/12 अगर निकाल दिया जाए तो फिर वो कितना आएगा? सबको पता है 1 आएगा। उसे ही 1 यूनिट या 1 एटॉमिक मास यूनिट नाम दिया। 1 एटॉमिक मास यूनिट, समझ लीजिए ध्यान से। 1/12 ऑफ एटॉमिक मास ऑफ कार्बन 12। अब ये प्रश्न क्या है, कार्बन 12 का मतलब क्या है? कार्बन के भी कई आइसोटोप मौजूद हैं नेचर में भाई। अभी हम पढ़ रहे थे आइसोटोप्स के बारे में कि सेम एटम लेकिन मास नंबर डिफर। तो कार्बन 12 भी है, कार्बन 14 बहुत कॉमन मिल जाएगा, समझ में आ गया। ज़्यादातर कार्बन 12 ही मिलता है, लेकिन कार्बन 14 भी बहुत मिलता है, इसलिए कार्बन 12 का एटॉमिक मास 12, उसका 1/12 1 यूनिट। सो एटॉमिक मास को कैसे डिफाइन किया गया, ध्यान से समझिए। अब बात आता है भाई एटॉमिक मास, हमें 1 यूनिट तो पता चल गया कि कोई भी एटम इस 1 यूनिट से कंपेयर करके उसके मास को निकाला गया। और 1 यूनिट क्या है? कार्बन 12 का 1/12 पार्ट। सो हाउ मच या हाउ मेनी टाइम्स एन एटम, कि कितने गुना कोई एटम हैवियर है, राइट, देन किससे? 1/12 ऑफ कार्बन 12। कार्बन 12 के से कितना गुना? अब एटम की बात है तो हैवियर देन 1/12 ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12। दोबारा से सुन लो, कार्बन 12 का एटॉमिक मास 12, राइट, उसका 1/12 पार्ट 1। तो कोई एटम उससे कितना गुना ज़्यादा हैवी है, उसे ही उसका क्या कहा गया? एटॉमिक मास, जिसकी यूनिट यू या AMU, एटॉमिक मास यूनिट, जिसको रिप्रेजेंट किया गया। फॉर एग्जाम्पल, ध्यान से समझिए, फॉर एग्जाम्पल मास नंबर ऑफ सोडियम is 23, means number of protons plus number of neutron is equal to 23। क्लियर है? अब सब कोई मास नंबर 23 है तो फिर इसका क्या मतलब है? मास नंबर पता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नंबर को ही रिप्रेजेंट करता है। लेकिन अगर कहीं आपको ये शब्द मिले एटॉमिक मास 23, तो आप क्या कहोगे? और एटॉमिक मास किस एलिमेंट का है? ऑफ सोडियम। तो आप लोगों का रिप्रेजेंटेशन क्या होगा? 1 एटम ऑफ सोडियम is 23 times heavier than 1/12 of mass of 1 atom of कार्बन 12 है। दोबारा से सुन लीजिए कि कार्बन 12 के एक एटम का मास, जिसको 12 यूनिट रिप्रेजेंट किया गया है, उसका 1/12, जिसको 1 यूनिट कहा है, उसका 23 टाइम्स, जिसे 23 कहा है आपने। तो एटॉमिक मास इज रिप्रेजेंटेड बाय एटॉमिक मास यूनिट। दोबारा से सुन लो, एटॉमिक मास ऑफ सोडियम 23 AMU का मतलब क्या है? कि सोडियम का एक एटम कार्बन 12 के एक एटम के 1/12 पार्ट से 23 टाइम्स हैवियर है।
और देखिए एक एग्जांपल, मास नंबर ऑफ कैल्शियम दैट इज 40, क्या मास निकला। और ये दोनों चीज़ें सेम ही मिलेंगे आपको। एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम इज इक्वल टू 40 AMU। इसकी यूनिट है एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट, वन एटॉमिक मास यूनिट इज 1/12 ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12। मास नंबर ऑफ कैल्शियम, सम ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ, तो इसका सीधा सा मतलब क्या निकला, मास नंबर ऑफ कैल्शियम क्लियर है, मास नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 40, एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम 40 AMU। मतलब कि कैल्शियम का एक एटम 40 गुना ज़्यादा हैवी है किससे, कार्बन 12 के एक एटम के 1/12 पार्ट से। कार्बन 12 के 1 एटम के 1/12 पार्ट से कितना ज़्यादा हैवी है, 40 टाइम्स। सो इट इज एटॉमिक मास। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट इज ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास किसे कहा गया है ये समझिए। कई बार हम ये कह देते हैं एटॉमिक मास टेकन इन ग्राम। सो ग्राम एटॉमिक मास, किसका ग्राम एटॉमिक मास, ऑफ कैल्शियम, एंड दैट इज 40 ग्राम। अब आप एक बात समझिए, कई बार ऐसा लगता है कि ये इसके एक एटम का मास होगा, लेकिन एक दो तीन चीज़ें तुम्हारे दिमाग में क्लियर हैं कि 40 ग्राम एक बहुत बड़ी क्वांटिटी होती है, राइट। अगर आप 40 ग्राम गोल्ड की कोई ज्वेलरी खरीदने जाओ तो आप ये समझ लीजिए कि आप अपनी मदर के लिए एक नेकलेस खरीद सकते हो, उसके साथ और भी ज्वेलरी खरीद सकते हो। इसका मतलब ये हुआ कि 40 ग्राम कोई बहुत छोटी यूनिट नहीं है मास की, बहुत बड़ी क्वांटिटी है 40 ग्राम। और एक एटम का मास तो 40 ग्राम नहीं हो सकता है, ये तो क्लियर पॉइंट है, क्योंकि एक एटम तो बहुत छोटा होता है। एटम जो होता है उसको आप नेक्ड आई से देख नहीं सकते हो। ऐसा कहते हैं कि जहाँ एक पिन पॉइंट रखते हो वहाँ लाखों एटम्स आ जाते हैं। अब समझिए ये 40 ग्राम किसका है। अब तराजू वाला मामला आ गया। अब तक रिप्रेजेंटेशन था कितने गुना ज़्यादा भारी है, ये उसका मास को रिप्रेजेंट कर सकता है, लेकिन मास को का एक्चुअल डाटा आप लोगों को नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर डाटा क्या कह रहा है उसको थोड़ा समझिए। तो ग्राम एटॉमिक मास क्या रिप्रेजेंट करता है, एंड दैट इज मास ऑफ 6.022 इंटू 10⁻⁻23, राइट। कितने एटम्स का मास, 6.022 इंटू 10⁻23, इतने एटम्स का मास। ये आप समझिए ध्यान से, ये नंबर कहाँ से आ गया, ये एक बिल्कुल नई चीज़ आ गई आप लोगों के लिए। ग्राम एटॉमिक मास किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है वो आप समझिए। मास ऑफ ब्लैंक एटम्स ऑफ कैल्शियम दैट इज 40 ग्राम, और वो कितना है 40 ग्राम। तो कितने एटम्स का मास है, ये बात तो क्लियर था कि एक एटम का मास तो नहीं हो सकता है, एक एटम का मास तो 40 ग्राम नहीं हो सकता। तो ये कितने एटम्स का मास है, ये सब एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस हैं कि 6.022 इंटू 10⁻23, ध्यान रखिएगा 6.022 इंटू 10⁻, हाउ मच, दैट इज 23। बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ पर आप लोग आ गए हो। 10th क्लास में भी आपने थोड़ा इसके बारे में बात किया है, समझ लीजिए ये है कहानी। अब इन तीनों चीज़ों को मिला के देख लीजिए आप लोग, और ये तीनों चीज़ें एक साथ क्लियर हो गई तो फिर तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स में भी दिक्कत नहीं आएगी।
पहली चीज़ का क्या मतलब है, मास नंबर ऑफ कैल्शियम दैट इज 40. सो इट इज मास नंबर ऑफ कैल्शियम का मतलब है कि सम ऑफ प्रोटॉन प्लस सम ऑफ न्यूट्रॉन्स, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. क्लियर हो सकता है? क्लियर है. द नेक्स्ट वन इज एटॉमिक मास 23 mu है. इसका मतलब क्या हुआ बताइए. इसका मतलब बहुत सिंपल है कि इसका मतलब किसको रिप्रेजेंट करता है. कंपेयर करोगे किसके साथ, उसके मास को कार्बन 12 के एक एटम के 1/12 पार्ट से, कि उससे कितना गुना ज़्यादा भारी है. क्लियर हो गया. और अब मामला आके रुक गया हमारा ग्राम एटॉमिक मास पर. इसका क्या मतलब है, तीनों चीज़ें एक ही जैसी लग रही हैं, राइट. सो हम लोग सोडियम को लेकर चल रहे थे, तो सोडियम के लिए आप लोग 23 यूज़ करो. क्लियर हो गया. 40 तो कैल्शियम का है. अब आप इस चीज़ को समझो ध्यान से, मामला है कहाँ. मास नंबर 23 सोडियम का मास नंबर, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ सोडियम 23 AMU एंड ग्राम एटॉमिक मास ऑफ सोडियम इज 23 ग्राम. लेकिन तीनों का अलग अलग मतलब है. मास नंबर ऑफ सोडियम का मतलब नंबर, प्रोटॉन का नंबर प्लस न्यूट्रॉन का नंबर 23 है, इसलिए इसका कोई यूनिट नहीं है, नंबर का कोई यूनिट नहीं होता. एटॉमिक मास ऑफ सोडियम इज 23 AMU. इसका मतलब कि सोडियम का एक एटम 23 टाइम्स हैवी है किससे, कार्बन 12 के एक एटम के 1/12 पार्ट से. और ग्राम एटॉमिक मास क्या कह रहा है कि 23 ग्राम जो मास है वो कितने एटम्स का मास है, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स का मास है. ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है. तो ये जो 6.022 इंटू 10⁻23 है, इसे हमारी केमिस्ट्री में एवोगैड्रो नंबर कहा गया है. क्लियर हो गया. इसे क्या कहा गया है, एवोगैड्रो नंबर. थोड़ा समझिएगा इसको कि एवोगैड्रो नंबर किसको कह रहे हैं हम. एवोगैड्रो एक साइंटिस्ट थे जिनके नाम पे इस नंबर को रिप्रेजेंट किया गया. एंड दिस एवोगैड्रो नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय 6.022 इंटू 10⁻23. और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है, इस एवोगैड्रो नंबर से हमें क्या पता चलेगा, किसी चीज़ का एवोगैड्रो नंबर किसको रिप्रेजेंट करता है, ये हमारे लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है. और वो रिप्रेजेंट किसको करता है, सुनिए ध्यान से, कि 6.022 इंटू 10⁻23 1 मोल पार्टिकल्स को रिप्रेजेंट करता है. 1 मोल पार्टिकल्स. अगर कहीं भी, क्योंकि हमने चैप्टर के शुरू में बात कर लिया था, हम लोग मोल कॉन्सेप्ट पे पहुंचने वाले हैं. 1 मोल पार्टिकल 6.022 इंटू 10⁻23. और 1 मोल पार्टिकल बिल्कुल वैसा सा ही कहानी है जैसा हम जनरली मेजर्ड करने के लिए क्वांटिटी को मेजर करते हैं. जैसे कोई आपसे बोले कि भाई 1 डजन बनाना लेके आइए, तो आप लोग 12 बनाना लेके आएंगे. अगर आपसे कहा जाए 1 मोल बनाना लेके आइए, तो आप लोग 6.022 इंटू 10⁻23 बनानाज लेके आओगे. हाउ मच. क्लियर है. यानी अगर आपको कहा गया कि 1 डजन बनाना, सो 1 डजन बनाना का मतलब आप लोग कितना बनाना लेके आओगे, 12 बनाना, राइट. और आपसे कहा जाए 1 मोल बनाना, राइट, तो आप लोग कितना बनाना लेके आओगे, आप लोग जो बनाना लेके आओगे वो 6.022 इंटू 10⁻23 बनाना होंगे. और आपको पता है इतने बनाना आपके लिए या किसी के लिए भी लाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 6.022 इंटू 10⁻23 एक बहुत लार्ज नंबर है. यानी ये समझ लीजिए कि नंबर को मेजर करने का ही, ठीक है, एक वैल्यू है जो 1 मोल के अंदर कंबाइन किया गया है. 1 मोल कितने पार्टिकल्स का ग्रुप है, 1 डजन कितने पार्टिकल का ग्रुप है, 12 पार्टिकल. 1 मोल 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स का ग्रुप है. तो हम सबको ये भी ध्यान रखना है कि भाई 1 मोल और 1 डजन ये एक ही जैसी चीज़ हैं, बस फर्क क्या है, डजन 12 का ग्रुप है, मोल
6.022 इंटू 10⁻23। फिर से हम बात करते हैं मास नंबर ऑफ कैल्शियम, दैट इज 40। क्या मतलब निकला? इसका मतलब निकला कि इसमें टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन और टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का सम 40 है। एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम इज इक्वल टू 40 AMU। इसका मतलब क्या निकला? इसका मतलब ये निकला कि कैल्शियम का एक एटम 40 टाइम्स हैवियर है किससे? कार्बन 12 के एक एटम के 1/12 पार्ट से। क्लियर हो गया? एंड द नेक्स्ट वन इज ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास इज इक्वल टू 40 ग्राम। 40 ग्राम। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि कैल्शियम के, क्योंकि ग्राम एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम चल रहा है, कैल्शियम के 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स का मास 40 ग्राम है। और आप देखिए कितना सरप्राइज रिजल्ट है। अलग अलग थ्योरी अलग अलग लोगों ने दी, लेकिन तीनों में ही मास की जो नंबर होगा, चाहे एटॉमिक मास होगा, चाहे ग्राम, 40 से रिप्रेजेंट किया गया सेम नंबर से। और यही साइंस की खूबसूरती है कि बहुत सारी चीज़ें अलग अलग जगह अलग अलग रूप में रिप्रेजेंट की गई हैं, लेकिन एक ही नंबर द्वारा जब रिप्रेजेंटेशन हो रहा है, इसका मतलब उनकी वैलिडिटी है सभी थ्योरीज की। क्लियर है? चलिए, मास नंबर ऑफ दैट इज एल्यूमिनियम 27। मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 27। एटॉमिक मास ऑफ एल्यूमिनियम दैट इज इक्वल टू 27 AMU, और यू भी लिख सकते थे आप। इसका मतलब क्या निकला? एल्यूमिनियम का एक एटम 27 टाइम्स हैवियर है किससे? कार्बन 12 के एक एटम के 1/12 पार्ट से। और ये बात तुम्हें पता होना चाहिए, कार्बन 12 का एक एटम 12 को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसका 1/12 पार्ट 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। और ग्राम एटॉमिक मास ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कि एल्यूमिनियम के 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स का मास 27 ग्राम है। तो ये तीनों चीज़ें बिल्कुल अलग हैं। इन तीनों चीज़ों को आप बहुत ध्यान से समझते जाइएगा। अब मामला क्या आता है कि जब आप एटम का मास मेजर करने के लिए जाओगे ना, तो आप लोगों को डिफरेंट चीज़ें देखने को मिलेंगी। जैसे एक प्रश्न आता है कि व्हाट इज़ द एटॉमिक मास ऑफ, अभी मोल कॉन्सेप्ट को बड़ा डिटेल में बात करेंगे हम, लेकिन आप अभी मोल कॉन्सेप्ट के लिए जितना उदाहरण है उतना आपका क्लियर हो गया। एवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23 एक मोल में नंबर ऑफ पार्टिकल को रिप्रेजेंट करता है, राइट। एटॉमिक मास यूनिट AMU में हम किसी चीज़ के मास को मेजर करने जाएं तो हम लोग कैसे जाएंगे? समझिए ध्यान से कि हाइड्रोजन है, क्लियर हो गया। अब प्रश्न आता है व्हाट इज द एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, राइट। और आप कहते हो जी 1 एटॉमिक मास यूनिट 1 AMU। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे कि हाइड्रोजन जो है वो तो नेचर में बहुत सारे आइसोटोप्स के फॉर्म में मिलता है। 1H1 के रूप में भी मिलता है, 1H2 के रूप में भी मिलता है, 1S3 के रूप में भी मिलता है। तो ये जो 1 AMU है ये किसी इंडिविजुअल एटम का मास नहीं है, ये उसका एवरेज एटॉमिक मास है। ये भी आप समझ लीजिए, ये उसका एवरेज एटॉमिक मास है। और एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकाला गया उसको समझने के लिए आप लोग पहले उसके कितने कितने कंस्टिट्यूएंट नेचर में किस किस कंपोजिशन में मौजूद हैं उसके ऊपर जाइए आप, राइट। और फिर उनका आप लोग एवरेज निकालिए। इसको समझने के लिए एक बहुत अच्छा एग्जांपल लेते हैं हम। एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन एंड दैट इज इक्वल टू 35.5 AMU। अब आप एक बात समझ लीजिए कि
मास नंबर 35.5 का मतलब, अगर मैं मास नंबर लिखता तो आप कहते जी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का सम 35.5। अब इसका मतलब यह हुआ कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में से कोई भी चीज़, एक चीज़ तो कम से कम हाफ होगी ही होगी, दोनों भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम एक चीज़ तो हाफ होगा ही होगा। और ये चीज़ टेक्निकली अभी हमें समझ में नहीं आ रही कि क्या कोई चीज़ हाफ भी हो सकती है। यहाँ पर 35.5 का मतलब क्या है? अभी हम बात कर रहे थे 35.5 जो है ना, ये एक्चुअल एटॉमिक मास नहीं है, ये क्या है? एवरेज एटॉमिक मास है। क्या है ये? एवरेज एटॉमिक मास है। और कितना एवरेज एटॉमिक मास है उसको थोड़ा समझते हैं कि हमारे इस नेचर में क्लोरीन 2 आइसोटॉप्स के फॉर्म में मिलता है। क्लोरीन 2 आइसोटॉप्स, क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37। एक क्लोरीन 35 और एक क्लोरीन 37। अब मामला आके रुक गया, लेकिन हम लोग तो एटॉमिक मास ना तो 35 वाले का दिखाते हैं ना 37 वाले का दिखाते हैं। ये तो क्लियर है, हम दोनों का तो नहीं दिखाते। परसेंटेज कंपोजिशन ध्यान रखिएगा, वो ये कहती है कि 3 पार्ट 75% 35 मौजूद है और 1 पार्ट आपका कौन सा मौजूद है? 37 मौजूद है पार्ट। अब मामला आके किस पे रुक गया? एवरेज पे आके रुक गया कि भाई अब आप इनके एटॉमिक मास की क्या निकालिए? एवरेज निकालिए। तो एवरेज निकालने के लिए क्या करोगे भाई? 35 पार्ट कितनों का मास है? बोलो 3 पार्ट है 35, प्लस में 37, ये कितना पार्ट है इसका? 3 पार्ट 2 नहीं है, 3 पार्ट 1 है, 75 और 25%। 37 मल्टीप्ली बाई 1, राइट। और टोटल जो भी आएगा उसको डिवाइड कर दीजिएगा 3 + 1 4 पार्ट से। क्लियर? सो योर आंसर इज 35.5। सो आप लोग जिस मास को यूज कर रहे हो ना, वो एक्चुअल मास ना हो के क्या कहलाता है? एवरेज रिलेटिव मास ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन का एवरेज रिलेटिव मास है। दोबारा से समझ लीजिए कि क्लोरीन, जिसको आप लोग क्लोरीन कह रहे हो, उसके 2 फॉर्म नेचर में मिल रहे हैं, क्लोरीन 35, राइट। और क्लोरीन 35 नेचर में कितना परसेंट है? 75% है। हाउ मच परसेंटेज? दैट इज 75%। ओके, द सेकेंड थिंग इज क्लोरीन 37, right, and chlorine 37 is present in 25%. So what is the average of these two? Average, so 35, so एवरेज निकालने के लिए बहुत सिंपल सा है। क्या करेंगे बोलिए? अभी हमने बात किया 35 × 75 प्लस 37 × 25 and upon 100, and that is equal to 35.5। सॉल्व कर लीजिएगा, कोई डाउट ही नहीं है। क्लियर हो गया? ऊपर वाले डाटा में कैसे सॉल्व करोगे बोलिए? क्लोरीन का एवरेज एटॉमिक मास 35 पार्ट कितने का था? 3 का। 37 पार्ट कितने का था? 1 का। और डिवाइड कितने का कर दोगे? 4 से डिवाइड कर दोगे। क्लियर है ये पॉइंट? चलिए आगे और क्वेश्चंस पे बात करते हैं। नियॉन एंड नेचुरली अक्रिंग, हम बात कर रहे हैं नियॉन के बारे में, राइट। और नियॉन नेचर में कितने आइसोटॉप्स के फॉर्म में? 3 आइसोटॉप्स के फॉर्म में मिलता है, राइट। नियॉन 3 आइसोटॉप्स के फॉर्म में मिल रहा है। तो चलिए बात कर लेते हैं 1 by 1। नियॉन फर्स्ट, जिसका एटॉमिक मास 20 है। सेकेंड नियॉन, जिसका 21 है, और नेक्स्ट 22 है। इसका मतलब एटम तो सेम है,
लेकिन मास अलग अलग है, इसका मतलब ये आइसोटॉप्स हैं एक दूसरे के, नियॉन 21, नियॉन 22। अब मामला आता है भाई कि इनका परसेंटेज कंपोजिशन कितना है। जरूरी नहीं हमेशा परसेंटेज, फ्रैक्शनल अबंडेंस भी मिल सकता है। परसेंटेज 90.51 परसेंटेज, नियॉन 21 0.27 right, and the third 22 9.22. So what is the average atomic mass of neon? This is a part क्वेश्चन है, एवरेज कैसे निकलेगा, एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकलेगा बताइए भाई, आप लोग ही तय कर सकते हो, राइट। एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकालिएगा, बोलिए। बहुत सिंपल सा है, 20 कितने का मास इंटू 90.51 प्लस 21 इंटू 0.27 प्लस 22 इंटू 9.22 एंड डिवाइड बाई टोटल परसेंटेज है तो 100। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, डिवाइड कर सकते हो। और दिस मास इज 20.179 एटॉमिक मास यूनिट। कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। तो बहुत सिंपल से क्वेश्चन है कि जिस भी चीज़ को आप लोग एटॉमिक मास कर रहे हो वो एक्चुअली ग्राम एवरेज एटॉमिक मास है। ये चीज़ आप लोग समझ लीजिए कि उसको हम लोग क्या कहेंगे, एवरेज एटॉमिक मास कहेंगे। तो अभी हमने देखिए चौथी चीज़ समझ ली, अब हमारे लिए 4 चीज़ आ गई हैं भाई। हमारी समस्याएं ख़त्म होने की बजाय बढ़ती जा रही हैं, लेकिन बच्चों ये समस्या नहीं है, यही आपकी नॉलेज है। पहली चीज़ मास नंबर। जब नई नई चीज़ आएंगे ना तो एक बार डिसाइड कर लीजिए सब चीज़ें में डिफरेंस क्या है। नंबर 1 मास नंबर, नंबर 2 एटॉमिक मास, नंबर 3 ग्राम एटॉमिक मास एंड नंबर 4 एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज एटॉमिक मास क्लियर। मास नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। क्लियर है, पॉइंट क्लियर, ओके। एटॉमिक मास कि उस एलिमेंट का एक एटम कार्बन 12 के एक एटम के 1/12 पार्ट से कितना हैवी है। ग्राम एटॉमिक मास उस एलिमेंट के 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स का मास। और एवरेज एटॉमिक मास कि उनकी परसेंटेज या फ्रैक्शनल अबंडेंस से जो एवरेज निकलेगा वो एवरेज एटॉमिक मास कहलाता है। यहाँ तक कोई डाउट हो तो बोलिए। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। एक और चीज़ का रिप्रेजेंटेशन आपके इस पार्ट के अंदर आएगा और वो क्या कहता है समझिए, 1 ग्राम एटम, अनदर डिफरेंट टर्म। बड़ा कंफ्यूज हो जाता है कि 1 एटम है या 1 ग्राम है। ना 1 एटम है और ना 1 ग्राम है, ध्यान रखना। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। 1 ग्राम एटम का क्या मतलब है, इस चीज़ को आप लोग समझिए। दिस इज एटॉमिक मास इन ग्राम। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे, फिर कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। एटॉमिक मास इन ग्राम, 1 ग्राम एटम किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एटॉमिक मास इन ग्राम। हम लोग मोलिकुलर मास पे बात कर लेंगे पैरेलली। वो बिल्कुल जो चीज़ आपकी एटम पे वैलिड है वही चीज़ मॉलिक्यूल के ऊपर वैलिड है। तो 1 ग्राम एटम का मतलब क्या है, एटॉमिक मास इन ग्राम। चलिए हम लोग सभी चीज़ों पे बात कर लेते हैं। इसी पॉइंट को लेकर हम 2-3 एग्जाम्पल सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा कैल्शियम को लेकर। कैल्शियम को लेकर हम एक क्वेश्चन सॉल्व करना चाह रहे हैं, राइट। मास नंबर कैल्शियम का 40 है। नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। एटॉमिक मास
40 AMU। एनी डाउट? मतलब कैल्शियम का एक एटम कार्बन 12 की एक एटम की 1/12 पार्ट से 40 टाइम्स हैवियर है, और इसको आप 40 AMU भी लिख सकते हो और 40 AMU भी लिख सकते हो, 40 AMU लिख सकते हो। क्लियर? ग्राम एटॉमिक मास, दैट इज 40 ग्राम, 40 ग्राम। 6.022 इंटू 10⁻23 कैल्शियम एटम्स का मास 40 ग्राम। अब बार बार लिखिए इन चीज़ों को, यही चीज़ कन्फ्यूजन बड़ा पैदा कर देती है। फिर न्यूमेरिकल्स पे जाओगे, कोई डाटा बार बार अलग अलग मिलेगा, आप उसका मतलब नहीं समझ पाओगे, तो फिर कुछ नहीं होगा आपसे। राइट, एवरेज एटॉमिक मास। अब ये कैल्शियम का अगर मान लीजिए 40 है, तो इसका मतलब कैल्शियम के जितने भी आइसोटोप्स नेचर में मिलते हैं उन सब का एवरेज कैसे निकलेगा? उनकी फ्रैक्शनल अबंडेंस या परसेंटेज अबंडेंस से उनके एवरेज का पता चल जाएगा। एंड 1 ग्राम एटम ऑफ कैल्शियम, सीधा सा मतलब, बहुत सिंपल सी चीज़ थी, शब्द बदल गए। एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम इन ग्राम, इन ग्राम। क्लियर हो गया? तो अब चलिए कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। राइट, और वो क्वेश्चन आप लोगों के लिए क्या हैं? राइट, ओके। न्यूमेरिकल से पहले एक बार तो हल्का सा डिस्कशन आप लोग एटम और मॉलिक्यूल पर भी कर ही लीजिए। वैसे डिस्कशन का ज़्यादा ज़रूरत नहीं था। राइट, हम लोगों ने बहुत पढ़ा है, एटम और मॉलिक्यूल के बारे में ही पढ़ते आए हैं, फिर भी ड्यूटी है मेरा कि आपसे बात कर लें कि कोई भी एलिमेंट आपके पास है, और मान लीजिए वो एलिमेंट सोडियम है। सबको पता है सोडियम एक एलिमेंट है। तो ये सोडियम एलिमेंट ढेर सारे एटम से मिलके बना है। तो इस एलिमेंट का वो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल, सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल किसका? ऑफ एन एलिमेंट। अब प्रश्न आता है भाई, किसी भी एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या हो सकता है? एलिमेंट जो है वो एटम से मिलके बना है, और एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलके बना है। तो स्मॉलेस्ट पार्टिकल तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही होंगे। लेकिन स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट दैट मे और मे नॉट हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। समझते जाइए, दैट मे और मे नॉट हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, जिसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस हो भी सकता है और नहीं हो सकता। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होता। फिर भी क्योंकि हमने तो दोनों बात लिखी, मे और मे नॉट हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस एंड टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। अब मामला आता है कि अकेला इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन केमिकल रिएक्शन में टेक पार्ट नहीं करता है, एटम टेक पार्ट करता है, दैट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। तो अब मामला आता है कि हम लोग जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो आपका इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन नहीं है। वो क्या है आपका? वो आपका एटम ही है। इसको हटा दीजिए। तो किसी भी एलिमेंट का वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल, किसी भी एलिमेंट का वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल जिसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, राइट, उसे ही एटम कहते हैं। राइट, और डेफिनेटली आप लोग इसको समझोगे कि हो सकता है और नहीं हो सकता है का क्या मतलब है। H है, H का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है, ये हमेशा H2 के रूप में मिलता है। H का कोई इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है, हाईली रिएक्टिव है, H2 के रूप में मिलता है। लेकिन Au गोल्ड है, उसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है, वो बहुत लेस रिएक्टिव है, वो Au के रूप में ही मिलता है। ऑक्सीजन का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है, एटम तो है, O2 के रूप में, O3 के रूप में मिलता है, क्लियर हो गया। लेकिन हीलियम का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है, वो He के रूप में एग्जिस्ट करता है। तो क्लियर है पॉइंट कि एटम किसे कहते हैं? एटम एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जिसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। मॉलिक्यूल पे बात कीजिए कि मॉलिक्यूल को कैसे डिफाइन किया गया है। मॉलिक्यूल को डिफाइन किया गया है बेटा
कि किसी भी सब्सटेंस का, चाहे वो एलिमेंट हो चाहे कंपाउंड हो, मॉलिक्यूल ध्यान रखना, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ ए सब्सटेंस। अब सब्सटेंस किसको कह रहे हैं? सब्सटेंस, वो सब्सटेंस एलिमेंट भी हो सकता है और कंपाउंड भी हो सकता है। अब प्रश्न था एलिमेंट तो पहले से ही था, अभी 2 मिनट में एलिमेंट और कंपाउंड। ठीक है, विच इज कैपेबल टू इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, जिसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होगा ही होगा, ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। इंडिपेंडेंट। अब इसका क्या मतलब है भाई? इसका मतलब यह है कि नाइट्रोजन एक मॉलिक्यूल है, N2 के रूप में एग्जिस्ट करता है और उसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है। इस अब N तो एटम था, लेकिन N2 एक मॉलिक्यूल है, O2 एक मॉलिक्यूल है। क्लियर हो गया? ठीक है, H2 एक मॉलिक्यूल है, इसीलिए तो उसको एलिमेंट कहा कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ ए सब्सटेंस एलिमेंट का ही है, लेकिन हाइड्रोजन का स्मॉलेस्ट पार्टिकल H नहीं है, वो H2 है। ध्यान रखिएगा आप लोग। तो आप लोग हाइड्रोजन, जब भी हाइड्रोजन के बारे में बात की कि टेक हाइड्रोजन, सो ऑलवेज यू टेक H2। जब भी बात आए हाइड्रोजन लीजिए, आपसे कहे कि ऑक्सीजन इज प्रेजेंट, सो O इज नॉट प्रेजेंट, दैट इज O2 इज प्रेजेंट, राइट। और फॉस्फोरस भाई P4 के रूप में मिलता है, सल्फर नेचर में S8 के रूप में एग्जिस्ट करता है। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें पढ़ोगे। क्लियर हो गया? सो वन मोर स्मॉलेस्ट टर्म इज डिफाइन एज एटोमिसिटी। एटोमिसिटी, कितने एटम्स इन्वॉल्व हैं? सो N2 डाई एटोमिक, एम आई राइट और रॉन्ग? डाया एटोमिक। O2 डाया एटोमिक, 2 एटम है भाई। H2 डाया एटोमिक, बोलो क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? P4 टेट्रा एटोमिक, टेट्रा का मतलब 4 एटम है भाई, टेट्रा एटोमिक, राइट। S8 ऑक्टा एटोमिक, ऑक्टा मतलब 8 हैं, और जब ज़्यादा बढ़ने लग जाएं तो मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, यू हैव टू राइट पोली एटोमिक, दैट इज मेंशनड एज पोली एटोमिक। सो दिट इज द कॉल्ड एटोमिसिटी। तो ये जितने भी एग्जाम्पल थे ना, ये सारे होमो एटोमिक मॉलिक्यूल हैं। होमो एटोमिक क्यों भाई? क्योंकि सब में एक ही जैसे एटम हैं। होमो एटोमिक मॉलिक्यूल, होमो एटोमिक मॉलिक्यूल। क्लियर हो गया? अब होमो एटोमिक मॉलिक्यूल हैं ये सारे के सारे, तो फिर बात आती है भाई हेट्रो एटोमिक मॉलिक्यूल क्या होगा? हेट्रो एटोमिक मॉलिक्यूल, राइट। किसे कहेंगे बताइए? हेट्रो एटोमिक मॉलिक्यूल जिसमें अलग अलग तरह के एटम हों। H2O, बोलो सहमत हो? यस, H2O, NH3, राइट, CH4, C12, H22O11, ये सब हेट्रो एटोमिक मॉलिक्यूल है। क्लियर हो गया? अब हम आ जाते हैं, जब मॉलिक्यूल क्लियर हो गया तो, क्योंकि हमने पहले पॉइंट पे बात कर ही लिया था मॉलिक्यूलर मास को लेकर, राइट। सो दैट इज मॉलिक्यूलर मास किसे कहेंगे? अब एटॉमिक मास क्लियर है, 1 to 20 सभी एलिमेंट का एटॉमिक मास याद कर लीजिए। आप लोगों के सामने मैं लिख रहा हूं कि एटॉमिक मास ऑफ H, सो आप कहोगे इट इज 1 AMU। एनी डाउट? मैं लिखूंगा भाई एटॉमिक मास ऑफ O, क्योंकि एटम है, ऑफ O, दैट इज एटॉमिक मास ऑफ O। और आप लिखोगे सर इसे 16 AMU,
16 AMU। अब प्रश्न आता है भाई कि एटॉमिक मास नहीं, अब मॉलिक्यूल के बारे में बात करते हैं। मॉलिक्यूलर मास, और मॉलिक्यूल भी हम लेके चलते हैं किसका भाई, इन दोनों कंपाउंड से मिलके ही बना। मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O। तो अब आप कहोगे जी H2O जो है ना वो 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन से मिलके बना है, तो 1 × 2 + 16 दैट इज इक्वल टू 18, और मॉलिक्यूल और जो एटम वो यूनिट वही रहेगा AMU। अब आप समझिए इसका मतलब क्या निकला, 18 AMU लिख दिया ना, तो फिर तुम्हारे दिमाग में क्लियर होना चाहिए 18 AMU का मतलब क्या निकलता है, राइट। 18 AMU का मतलब क्या निकल के आया, क्लियर कीजिए इसको। 18 AMU का मतलब है कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ, अब एटम नहीं, 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2O इज 18 टाइम्स हैवियर देन 1/12 of 1 atom of कार्बन 12। बोलो कोई दिक्कत नहीं भाई बात, कार्बन 12 के एक एटम का 1/12 एक, और उससे 18 गुना ज़्यादा भारी है किसका, वाटर का मॉलिक्यूल। सो इट इज़ कॉल्ड मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O। तो फिर वही बात आ जाती है भाई, पिछले ही टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हैं, राइट। और वो टॉपिक है आपका क्या, मॉलिक्यूलर मास, राइट। यहाँ मास नंबर का जिक्र नहीं होगा, राइट। मॉलिक्यूलर मास, उसके बाद ग्राम मॉलिक्यूलर मास, molecular mass, that is the next one is gram molecular mass, and 1 gram molecule, so molecular mass of H2O, किसके लिए बात कर रहे हैं, of H2O, क्लियर है, that is 18 AMU और U। ग्राम मोलिकुलर मास ऑफ H2O, ग्राम दैट इज 18 ग्राम। इसका क्या मतलब निकला, ग्राम 6.022 इंटू 10⁻⁻23 H2O मोलिक्यूल का मास 18 ग्राम है, एंड 1 ग्राम मोलिक्यूल ऑफ H2O, right, that is represent to molecular mass in gram, so again it is 18 ग्राम। बार बार बात करेंगे हम सब चीज़ों के बारे में, तो एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन लेके चलते हैं। कैलकुलेट मोलिकुलर मास ऑफ नंबर 1 HNO3 नाइट्रिक एसिड। सो फिर आपको पता है एक हाइड्रोजन का मास है, प्लस नाइट्रोजन का मास 14 है, प्लस ऑक्सीजन का मास 16 है, एंड देयर आर 3 ऑक्सीजन, सो यू हैव टू कैलकुलेट एंड सॉल्व दिस। सो 48 and 49 it is 63 AMU, right। So gram atomic mass of HNO3 is 63 ग्राम, 1 ग्राम मोलिक्यूल ऑफ HNO3 63 ग्राम। आप सब चीज़ों को इनको समझते जाइए। नंबर 2 पॉइंट बात करिए आप, CH3 COOH को लेकर हमें बात करना हो, नंबर 3 हमें H2SO4 को लेकर बात करना हो, क्लियर है, ठीक है। हमें Na2
SO4 को लेकर बात करना हो सो बहुत सिंपल से क्वेश्चन है। SO3 ले लीजिए इस बार, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। सो कैसे करते जाएंगे, बहुत सिंपल सा पार्ट है और आप लोग बताइए। सो द फर्स्ट पार्ट इज HNO3 का हो गया CH3, कार्बन का मास 12, 3 हाइड्रोजन का मास 1 × 3 3, फिर एक कार्बन आ गया 12, फिर 2 ऑक्सीजन आ गए 16 और 16 32, फिर एक हाइड्रोजन आ गया 1। दिस इज, और ऐड कर लीजिए AMU में। H2SO4 का मास 2 हाइड्रोजन 2, 1 सल्फर 32, 4 ऑक्सीजन 16 × 4 64, Na2SO3 सोडियम का मास 23, 23 × 2 46, प्लस सल्फर 32, प्लस ऑक्सीजन 16 × 3 48, सबको छोड़ दीजिए। तो दिस इज़ वेरी सिंपल पार्ट। तो अभी आज की क्लास में आप लोग मोलिकुलर मास तक कर लीजिए, कल हम इस टॉपिक के न्यूमेरिकल करेंगे। लेकिन अगला टॉपिक पढ़ने से पहले किसी स्टूडेंट को डाउट ना हो, मास नंबर किसको कह रहे हैं हम, एटॉमिक मास किसको कह रहे हैं, ग्राम एटॉमिक मास किसको कह रहे हैं, ग्राम एटम किसको कह रहे हैं, क्लियर हो गया। मोलिकुलर मास, ग्राम मोलिकुलर मास एंड 1 ग्राम मोलिक्यूल, ये हम किसको कह रहे हैं। सो फाइनली मैं फिर से उसी एग्जांपल को रिप्रेजेंट कर देता हूं, जिसको आप एक बार अच्छे से स्टडी कर लीजिएगा। H2O का मोलिकुलर मास 18 है, हमने निकाल लिया 18U, राइट, क्लियर हो गया। और इसका मतलब है कि H2O का एक मोलिक्यूल कार्बन 12 के 1/12 पार्ट्स, कार्बन 12 के एक एटम के 1/12 पार्ट से 18 टाइम्स हैवियर है। ग्राम मोलिकुलर मास ऑफ H2O, दैट इज एक्चुअली 18 ग्राम। सो 6.022 × 10⁻23 H2O मोलिक्यूल का मास। 1 ग्राम मोलिक्यूल, ग्राम मोलिकुलर मास को ही रिप्रेजेंट किया गया है। तो कभी कहे 1 ग्राम एटम उसका एटॉमिक मास, 1 ग्राम मोलिक्यूल उसका मोलिकुलर मास है। तो ऐसे शब्द बहुत इस्तेमाल करेंगे हम कल की क्लास में। सो दैट्स ऑल फॉर द टुडे, राइट। कल इस पॉइंट्स के ऊपर बहुत डिटेल में नेक्स्ट क्लास में बात होगा। ओके।